हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जूनियर अकाउंटर की वैकेंसीज आई थी, उसमें हम लोग कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो एक प्रैक्टिस सेट इस पर मैंने आप लोग को अपलोड किया था। अब सेकंड इस वीडियो में रहेगा प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा कॉमर्स की बहुत से प्रैक्टिस सेट्स मैं आप लोग के लिए पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो वीडियोज भी जरूर देख लीजिएगा, हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ पर अब जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। A dash shows how operational features are combined together and contribute to the realization of a computer. Component design, computer architecture, computer working, computer organization. तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन या फिर क्या कहते हैं जो कि कंप्यूटर जो ऑपरेट कर रहा होता है, कंप्यूटर जो चलता है, तो हम बहुत सी चीज़ों को कंप्यूटर के साथ असेंबल करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक अकेला तो होता नहीं, इसके साथ आपके बहुत सा जो पूरा सिस्टम कहलाता है उसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। कुछ आउटपुट इनपुट डिवाइसेस जुड़ी रहती हैं, उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद वो पूरा सिस्टम जो होता है वो ऑपरेट करने के पोजीशन में आता है। तो उस पूरी चीज़ को क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना। जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था होती है, वहाँ पर सारी चीजें मिल करके, समन्वित होकर के, कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम करती हैं। इसी तरह कंप्यूटर की भी सारी डिवाइसेस और जो सॉफ्टवेयर वगैरह की आवश्यकता होती है कंप्यूटर में, सब कुछ जोड़ने के बाद एक सिस्टम तैयार होता है पूरा। उस सिस्टम से को ही हम ऑपरेट करते हैं, अपने काम को करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। External memory has high storage capacity and is static. Registers are high-speed storage areas located outside the CPU. ROM is static primary memory. Cache memory is a very high-speed memory between the CPU and RAM. तो यहाँ पर चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक कोई गलत है, इनकरेक्ट है। आपको बताना है वो कौन सा है। पहला पॉइंट जो इसमें कह रहा है कि बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है, करेक्ट है। जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, मैंने कल आप लोगों को जो इससे प्रीवियस वीडियो दी थी वहां पर पूरा मेमोरीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है और जो एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है वो काफी हाई स्पीड की भी होती है, हाई स्टोरेज भी होती है, और साथ ही उसकी क्षमता जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और उसको आप लॉन्ग टाइम तक जो सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रजिस्टर होता है वो सीपीयू के बाहर नहीं होता, सीपीयू के अंदर ही होता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड मेमोरी जो मानी जाती है वो कैश मानी जाती है, उसके बाद आ जाती है आपकी ये रजिस्टर मेमोरी। तो ये अंदर होता है, ना कि बाहर होता है, तो यही गलत हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। इसमें और भी चीजें देख लेते हैं। रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो रोम होती है एक स्टिक है, ये भी सही है आपका। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है, ये भी सही हो जाएगा। ये पॉइंट जो है आपका बी वाला वो गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है। What is the device that is connected to a computer but is not part of the core computer architecture called? Processing devices, memory devices, peripheral devices, onboard devices. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट तो रहता है लेकिन जो कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसका हिस्सा वो नहीं है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर उसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है, ये पेरिफेरल जो होता है वो कंप्यूटर में इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो बाहर से जोड़ी जाती हैं। कंप्यूटर का बिना जोड़े काम तो नहीं कर सकते आप, लेकिन वो कोर कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती हैं, इनबिल्ट नहीं होती, कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। यानी कि जो मॉनिटर स्क्रीन होती है या उसके रिलेटेड सीपीयू है, तो अलग से उसमें हम चीजों को जोड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रिंटर है और माउस है, कीबोर्ड है, इन और आउट डिवाइसेस जो होती हैं वो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। प्रीवियस वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ का सही अनुक्रम चुने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। यानी कि जो कंप्यूटर की जनरेशन रही है, 5 जनरेशन अभी तक, 5th जनरेशन तक कंप्यूटर आप लोगों ने, आज के टाइम में तो एडवांस बहुत हो गया,
तो अभी तक लेकिन जो उसमें आया है वो 5 जनरेशन ही है। तो उसमें जनरेशन में जो उनके फीचर्स स्पेशली रहे हैं वो कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस बता रहा है। तो यहाँ पर जो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं मोस्टली मिलाकर के वैक्यूम ट्यूब रजिस्टर और जो इंटीग्रेटेड सर्किट IC जिसे कहते हैं VLSI और ULSI से मिलकर के बने। आपको एक सही सीक्वेंस को ढूंढना है इसमें ऑप्शंस में से कि कौन सा वाला है। तो सही सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सही सीक्वेंस में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में तो यहाँ पर सबसे पहले B और C पॉइंट में इन्होंने ट्रांजिस्टर बताया हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं, अब बचे हमारे पास A और C पॉइंट, सॉरी A और D पॉइंट। वैक्यूम ट्यूब के बाद हमारा यूज किया गया था ट्रांजिस्टर का, तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर भी दे रखा है। उसके बाद IC का यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे कहा जाता है, तो दोनों में ही ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद जो यूज किया गया था, उसके बाद आया था जो VLSI जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका यूज किया गया था, लेकिन D ऑप्शन ने पहले इन्होंने ULSI कह दिया है जो कि गलत हो जाएगा, तो ये D वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, इससे आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर अलग अलग भी पूछ सकता है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड में पूछे तो IC हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। तो ये चीज और इस सीक्वेंस को कहीं पर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैनर लुक्स लाइक ए फोटोकॉपियर मशीन एंड कंसिस्ट ऑफ ए बॉक्स विद अ ग्लास प्लेट ऑन टॉप ऑफ इट एंड अ लिड विच कवर्स द ग्लास प्लेट, लेजर, फ्लैट बेड, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक स्कैनर है। अच्छा, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं स्कैनर और प्रिंटर में। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक स्कैनर है जो कि किस तरह का दिखता है, फोटोकॉपी की जो मशीन होती है, आप लोगों ने कराई होगी फोटोकॉपी, बिल्कुल उसकी तरह एज इट इज दिखता है। और एक बॉक्स होता है इसमें, कंसिस्ट ऑफ ए बॉक्स जिसमें एक ऊपर ग्लास की प्लेट होती है और टॉप पर एक लिड की तरह एक प्लेट होती है जो उसको ऊपर से कवर करे रहती है, ढके रहती है। तो वो क्या कहलाता है, एक स्कैनर के बारे में पूछ रहा है, वो किस टाइप का स्कैनर होता है, वो हो जाता है फ्लैट बेड। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि स्कैनर एक क्या हो जाएगी, स्कैनर एक आपकी इनपुट डिवाइस है। अक्सर बच्चे स्कैनर और प्रिंटर में कंफ्यूज होते हैं, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर, USB फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, ब्लू-रे, DVD। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग को मैंने पहले ही सारी मेमोरी के बारे में बता दिया है कि कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए और सभी बच्चे इसका आंसर मुझे जरूर से कमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं आता तो फर्स्ट इसका जो पार्ट मैंने डाला था उसमें देखिएगा, जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था वहां पर मैंने डिटेल में सारी मेमोरी के बारे में आपको समझाया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कौन सी मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधि इकाई पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय डैश के रूप में जाना जाता है। इन कंप्यूटर टर्म्स द टाइम टेकन टू गेट डेटा फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस और टू रिसीव डेटा फ्रॉम ए पेरिफेरल यूनिट इज नोन एज डैश। टाइम स्लाइसिंग, डाउन टाइम, एक्सेस टाइम या फिर टाइम शेयरिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कंप्यूटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वहाँ से डेटा प्राप्त करने के लिए या फिर कोई पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए जो टाइम लगाया जाता है या टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम को क्या कहा जाता है, तो उस टाइम को कहा जाता है एक्सेस टाइम। यहाँ पर B और C थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, उस टाइम को कहा जाता है एक्सेस टाइम। यानी कि जब आप कोई स्टोरेज डिवाइस जो होती है उससे डेटा को ले रहे होते हैं तो वहां पर जो टाइम लगता है डेटा ट्रांसफर होने में उस टाइम को एक्सेस टाइम कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने के लिए किया जाता है। डैश इज एन एप्लीकेशन इन जावा विच इज यूज्ड टू सेंड एंड रन स्मॉल एप्लीकेशंस ऑन द क्लाइंट साइड, सॉकेट्स, एप्लेट्स, थ्रेड्स, सेपरेट स्ट्रीम्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जावा एक लैंग्वेज होती है, तो जावा एप्लीकेशन जो है उसका यूज किया जा रहा है। वहां पर जो क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट यूज कर रहा है उसका,
तो उस क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को जब हम भेज रहे होते हैं या फिर उसे रन कर रहे होते हैं तो वहां पर जिसका यूज किया जाता है वो क्या है, इसे कहते हैं एप्लेट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एप्लेट्स क्या होता है, जावा प्रोग्राम की तरह होता है। इससे वेब पेज जो होता है जहाँ पर आप लोग सर्च कर रहे होते हैं, गूगल पे सभी लोग सर्च करते हैं तो वेब पेज एक आता है, तो उसमें एम्बेडेड किया जा सकता है, उसमें एम्बेड कर सकते हैं। और जो क्लाइंट होगा जब उसको आवश्यकता होगी वो वेब ब्राउजर का यूज करेगा तो वहां पर ये जो एप्लेट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट टैग जिसे बोला जा सकता है, तो उसका उपयोग करके वो सीधे उस HTML पेज जो होता है उसको ओपन कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स सिस्टम पर उपयोग की जाने वाली फाइलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ऑब्जेक्ट फाइल प्रारूप विनिर्देश प्रारूप नहीं है? स्टैटिक, एग्जीक्यूटेबल, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट कोड या फिर शेयर्ड लाइब्रेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट, स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट फॉर फाइल्स यूज्ड ऑन यूनिक्स सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो यूनिक्स सिस्टम होता है, कल हम लोगों ने लाइनक्स सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पर यूनिक्स की बात की जा रही है। तो जो यूनिक्स सिस्टम होगा उस पर जो फाइल्स का यूज किया जा रहा है या उस पर जो हम फाइल्स का उपयोग करते हैं, तो उसमें से कौन सा ऐसा है जो सामान्य ऑब्जेक्ट फाइल प्रारूप के, यहाँ पर जो शॉर्ट में लिखा हुआ है COFF, इसी का ही आपका फुल फॉर्म है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट जो होता है तो उसका विनिर्देश प्रारूप नहीं है, उसका एक फॉर्मेट नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें से, वो हो जाता है स्टैटिक। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश इंस्ट्रक्शन को एक ही समय पर रूपांतरित, ट्रांसलेट और निष्पादित करता है? व्हाट इज अ सिस्टम प्रोग्राम कॉल्ड दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स एन इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सिस्टम प्रोग्राम है जो कि जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे होते हैं, वो एक ही बार में ट्रांसलेट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाता है असेंबलर। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाइथन में अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अरिथमेटिक ऑपरेटर इन अ पाइथन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से जो पाइथन होता है, पाइथन से रिलेटेड आपका कल भी क्वेश्चन रहा था फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तो जो पाइथन में अंकगणितीय ऑपरेटर होता है उसमें से कौन सा नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है, फ्लोर डिवीजन या फिर एक्सपोनेंट या फिर मॉड्यूल्स, तो ये तीनों ही होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूछा था क्या नहीं है और ये तीनों ही हैं, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा नॉट इन, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डाटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? Which language is used to retrieve information from database and sometimes to modify database? High level language, SQL, query language या फिर 4GL। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो डाटाबेस होता है उसमें किसी इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिट्राइव करने के लिए, पुनः जो है प्राप्त करने के लिए, और कभी कभी जो डेटाबेस है उसमें कुछ हम सुधार करना चाह रहे हैं, उसे मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो वहां पर किस भाषा का उपयोग किया जाता है? हाई लेवल का, SQL का। SQL की फुल फॉर्म मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताई थी। क्वेरी लैंग्वेज क्या फिर 4GL का। तो किसका यूज किया जाता है, वो हो जाता है क्वेरी लैंग्वेज का। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक जो क्वेरी लैंग्वेज होती है एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। इसमें मेनली जो आता है कि जो डेटा होता है हमारा, उसमें किस तरह की क्वेरीज हैं या उसको अपडेट करना होता है हमको, या फिर उसमें कोई चेंजेस करने हैं या फिर डेटा एक्सेस कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी दशमलव अंक 147 के बराबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी इक्विवेलेंट टू द डेसिमल डिजिट 147। तो क्वेश्चन आपके चेंज करने से रिलेटेड भी आ सकता है, बाइनरी को डेसिमल में या फिर डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने को। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहाँ पर आपको डेसिमल अंक बता दिया है, आपको किसमें चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो 147 को जो भी अंक दे रखा हो, आपका डिजिट दे रखे हो, उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर 147 था तो उसे ले लेंगे। यहाँ पर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा जो होता है वो पढ़ेंगे। पहले तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 7 टाइम,
उसके बाद क्या जाएगा, 3 टाइम लेके जाएंगे। यहाँ पर एक रिमेनिंग हो जाएगा, जो रिमेनिंग होता है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे जब तक हमारा सब सॉल्व नहीं हो जाता, यहाँ पर 1 नहीं आ जाता या 0 नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर 7 है तो 3 टाइम जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा तो 6 टाइम जाएगा, फिर क्या बचेगा, फिर एक रिमेनिंग आ जाएगा, इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम इसी तरह आगे लेकर जाएंगे, फिर 2 से करेंगे। अब करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर 16 हो गया, अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी रिमेनिंग नहीं है तो क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे, 18 है, 2 से कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग कुछ भी नहीं रहेगा हमारा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 9 है तो यहाँ पर 4 टाइम जाएगा, यहाँ पर 4 टाइम गया, अब हमारा एक रिमेनिंग बचेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा और रिमेनिंग कुछ भी नहीं रहेगा तो 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर हम 2 से करेंगे लास्ट में और 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर सिंपल से आपको 1 लिख लेना है। तो यहाँ पर अब आपके सारे डिजिट कंप्लीट हो गए, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर अब रिमेनिंग कितना बचा, 1 टाइम चला गया, कुछ भी रिमेनिंग यहाँ पर नहीं बचा, तो आपको यहाँ पर 0 लिख देना है। तो अब यहाँ पर हमें पूरा कंप्लीट पता चल गया, सॉल्व हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, अब कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। अगर यहाँ पर जब तक आपका 1 या 0 ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पर आगे करते रहना है। 2 से करना है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर इसको एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो हम लिखते हैं तो ऊपर से नीचे ना लिख करके नीचे से ऊपर की तौर पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर 147 था आपका, इसको इस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि जो डेसिमल होता है वहां पर बेस जो होता है वो 10 का होता है, बाइनरी में 2 का रहता है और डेसिमल में 10 का रहता है। तो यहाँ पर अब हम जो लिखेंगे सबसे पहले नीचे से ऊपर इस तरह से आपको लिखना है, ऊपर की तरफ चलता जाएगा। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 बार 0 रहेगा, फिर 1 और 1। ये हो जाएगा हमारा बाइनरी में। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज किया जाता है डेसिमल से बाइनरी में। और बाइनरी भी दे रखा हो तो बाइनरी से डेसिमल को भी चेंज करने का इसी तरह का तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि उसको भी मैं आप लोग को बताऊं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो एक किसी वीडियो में मैं आप लोग को उसको भी चेंज करना बताऊंगी कि कैसे चेंज किया जाता है। तो ये सबसे इजी और सिंपल सा तरीका है। सबको 2 का टेबल तो सभी को याद होता है, बस आपको उससे जो है डिवाइड करते चले जाना है। जो रिमेनिंग आएगा तो लिख दीजिए, नहीं कुछ रिमेनिंग बच रहा तो वहाँ पर 0 लिख दीजिए, और तब तक करना है जब तक आपके यहाँ पर 1 नहीं आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे से ऊपर की ओर जो भी डिजिट आए होंगे उसको लिखते चले जाना है, आपका डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैराग्राफ इंडेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज इनकरेक्ट? लेफ्ट इंडिकेशन कैन बी सेट एज ए पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट इंडिकेशन कैन बी सेट एज ए नेगेटिव वैल्यू, राइट इंडिकेशन कैन बी सेट एज ए नेगेटिव वैल्यू, कैन बी सेट एज ए नेगेटिव वैल्यू, राइट इंडिकेशन कैन बी सेट एज पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय इंडिकेशन को धनात्मक रूप में सेट किया जा सकता है, या फिर ऋणात्मक रूप में, या फिर दाएं इंडिकेशन को ऋणात्मक मान के रूप में, या फिर धनात्मक मान के रूप में। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो कह रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, MS वर्ड यूज करते हैं आप, तो वहाँ पर जो पैराग्राफ इंडेंटेशन होता है उसके संबंध में आपको बताना है कि अलाइनमेंट जो होते हैं वहाँ पर जो पैराग्राफ इंडेंटेशन होता है तो उसमें आपको किस तरह से कैसे इसको सेट किया जा सकता है, बस इस बारे में आपसे पूछा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है। उसे कैसे हम सेट कर सकते हैं? जो करेक्ट वाला है, जो राइट इंटेंशन होता है, कैन बी सेट एज नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल भी आते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकली यूज करा है कंप्यूटर को तो बहुत इजी हो जाता है आपको। तो एक बार अगर आपके पास है कंप्यूटर या फिर नहीं भी है तो किसी साइबर कैफे में जाकर के MS वर्ड है या एक्सेल है तो वहाँ पर जितने भी मेनू बार होते हैं उन सबको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। स्टेटस बार है, टूल बार है, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या चीज दे रखी है उसको एक बार अच्छे से देख समझ लीजिए, तो बहुत से क्वेश्चन वहां से भी निकल आते हैं अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से कर रखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 2016 में चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस मेनू आइटम का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू आइटम इज यूज्ड टू क्रिएट ए चार्ट इन MS Excel 2016? अब यही बात मैं आप लोगों से कह रही थी, जी जो है आप लोग एक बार जो उसमें मेनू होता है पूरा वो देख लीजिए तो समझ में आ जाता है, क्योंकि
इंसर्ट होता है, व्यू होता है, कई तरह के दे रखे होते हैं उसमें। तो किसमें कौन कौन से क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या किस चीज के लिए यूज होता है, तो वहां पर थोड़ा इजी रहता है। डेटा इंसर्ट होम या फिर फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो कह रहा है, जो मेनू आइटम्स हैं यूज टू क्रिएट ए चार्ट। जब चार्ट हमें बनाना होता है MS एक्सेल में, तो वहाँ पर इसमें से कौन से मेनू आइटम्स का हम यूज करते हैं, किसमें जो है हमको चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। किसमें मिलता है, जो इंसर्ट वाला है ऑप्शन, उसमें चार्ट का ऑप्शन होता है। आप जाइएगा तो देखिएगा कई तरह के चार्ट्स होते हैं, तो उसमें ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को डैश कहते हैं। द स्पेशल इफेक्ट यूज टू प्रेजेंट स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डैश। इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो PPT तैयार की जाती है, तो वहाँ पर जब हम स्लाइड को प्रस्तुत करते हैं, तो एक स्पेशल इफेक्ट जो दिया जाता है प्रेजेंटेशन में, उस स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या कहते हैं उसे ट्रांजिशन कहा जाता है। सिर्फ PPT की ही नहीं, अगर आप लोग एडिटिंग जो एप्स होते हैं, जैसे VN है या ऐसे यूज करते हैं, तो उसमें भी ट्रांजिशन का ऑप्शन होता है। तो आप लोग को इसके बारे में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजीली पता ही होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP/IP मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। Which of the following statement is incorrect with reference to the TCP/IP model? TCP/IP follows a horizontal approach. TCP/IP has 7 layers. TCP/IP is more reliable than the OSI model. TCP refers to Transmission Control Protocol. क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो TCP होता है उसके बारे में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट नहीं पूछा है, यहाँ पर रॉन्ग पूछा है कि क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, जो पहला पॉइंट कहा है कि TCP/IP फॉलोज अ हॉरिजॉन्टल अप्रोच, कि जो TCP होता क्या है, तो यहाँ पर TCP की फुल फॉर्म जो ये दे रखी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको नोट कर लीजिएगा, ये करेक्ट है इसकी फुल फॉर्म जो है। और IP क्या होता है, तो IP एड्रेस नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे शॉर्ट में कहा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अप्रोच को करता है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो बी पॉइंट कह रहा है कि इसमें 7 लेयर्स होती हैं, तो ये बी पॉइंट गलत है, इसमें 7 लेयर्स नहीं होती, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और जो सी वाला कह रहा है कि इज मोर रिलायबल देन द OSI मॉडल, ये भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यूजर नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @ ईमेल एड्रेस आर केस सेंसिटिव। तो इसके बारे में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि डोमेन नेम क्या होता है। तो यहाँ पर जो यूजर नेम है और डोमेन नेम है, उसको जो ऐड होता है वो बीच में दोनों को अलग करता है, सेपरेट करता है। तो ये वाला पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट है कि @.com लिखा होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी आप लोग के पास ईमेल आईडी होगी उसी में देखा होगा कि यूजर नेम होता है, उसके बाद @ लगा होता है, फिर .com लगा होता है, जो डोमेन नेम होता है .com। तो और भी बहुत से डोमेन नेम होते हैं, मैंने आप लोग को कल जो है पूरी लिस्ट दी थी, उसमें काफी डोमेन नेम थे, .org होता है, .gov होता है, इस तरह के। तो ये पहला पॉइंट सही हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि ईमेल एड्रेस जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला पॉइंट है, तो केस सेंसिटिव नहीं होता। आपने ईमेल एड्रेस को ध्यान से अगर देखा होगा, तो वहां पर उस ईमेल एड्रेस में जो भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे लोअर केस में होते हैं, ना कि अपर लोअर मिक्स करके होते हैं। जो पासवर्ड आप लोग फॉर्म भरते होंगे, पासवर्ड बनाने को कहता है, तो अपर लोअर केस मिक्स करके कहता है, लेकिन जो आप ईमेल आईडी बनाते हैं अपनी, तो वहां पर सिर्फ लोअर केस होता है। जो अपर और लोअर केस होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम ए इस तरह से लिखते हैं तो ये अपर केस हो जाता है, अगर हम ए को इस तरह से लिखते हैं तो ये लोअर केस हो जाता है। तो जो ईमेल आईडी होती है वहां पर लोअर केस नहीं होती है, अपर केस में उसमें यूज नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें, सिंपल सा ले लेते हैं, मोहन है, मोहन की अगर हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो हम इस तरह से मोहन लिखते हैं, ना कि इसमें कुछ भी हम कैपिटल या फिर उसमें स्मॉल में करते हैं। तो मोहन इस तरह से लिखा जाएगा, आगे कोई 16 है इस तरह से लगा लिया, फिर @ हो जाता है, फिर gmail.com, yahoo.com, कुछ भी आपका facebook.com जिस पर भी ये बना रहे होंगे उसके साथ में वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या है, ये पूरा ही लोअर केस है। तो यहाँ पर ये एड्रेस जो होता है, ईमेल एड्रेस, वो केस सेंसिटिव नहीं होता। तो फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल का पहला स्तर है, द फर्स्ट लेवल ऑफ OSI मॉडल इज फिजिकल लेवल, चैनल लेवल, ट्रांसपोर्ट लेवल, नेटवर्क लेवल। OSI मॉडल का फर्स्ट जो लेवल होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है फिजिकल लेवल, भौतिक स्तर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो OSI मॉडल जो होता है इसमें 7 लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो फिजिकल लेयर हो जाएगी, डाटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है। तो अभी TCP/IP जो था उसमें 5 लेयर होती हैं और जो OSI मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो दोनों को याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADSL डैश डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक उपरिगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। ADSL provides dash data rates in the downward direction from the central workstation to the end user rather than in the upward direction from the end user to the central workstation. Higher, lower, equal, higher or lower depending on the provider and data transmission volume traffic. यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ADSL है वो डेटा दरों को, जो डेटा रेट्स होती हैं उनको जो अंतिम प्रयोक्ता होते हैं यानी कि जो फाइनली कंज्यूम कर रहे होते हैं केंद्रीय कार्यस्थल या फिर उपरिगामी दिशा की अपेक्षा, यानी कि जो सेंट्रल या फिर जो उपरिगामी यानी कि अपवर्ड में उसकी अपेक्षा जो डाउनवर्ड होता है उस दिशा में प्रदान किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहलाती है, वो हो जाती है उच्च स्तर की यानी कि हायर हो जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।